नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दुबे को लगी 3 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थीं। पहली गोली दाहिने कंधे पर लगी और बाकी 2 गोलियां सीने के बाएं हिस्से में लगी थीं। इसके अलावा उसके शरीर पर 10 जख्म भी थे। सिर, कोहनी, पसली और पेट में चोट आई थी। वहीं इस मामले में विकास दुबे का एक साथी जय वाजपेयी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोलियां आर पार हुई, ये बताया गया है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि एनकाउंटर जब हुआ, यानी मुठभेड़ जब हुई पुलिस के साथ और विकास दुबे जब भागने की कोशिश कर रहा था उस दौरान, तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आई है उसमें 3 गोलियां लगने की बात कही जा रही है। तो तीनों गोलियां विकास को लगी, वो शरीर के आर पार हो गई। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि शरीर पर 10 जगह पर जख्म के निशान बताए जा रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। दरअसल आपको याद होगा कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, जब कानपुर की सीमा में एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर प्रवेश कर रही थी और उस दौरान जब पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि विकास दुबे ने हाईवे पर गाड़ी से जब गाड़ी फिसली और गाड़ी गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस समय विकास दुबे ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी। लिहाजा उस दौरान जो गोलियां चलाई गई उसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। और इसके अलावा कई जगहों पर, तकरीबन 10 जगहों पर शरीर पर जख्म के निशान बताए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जिस दौरान विकास दुबे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, गाड़ी से वो निकला और भागा, उस दौरान तकरीबन 10 जख्म उसके शरीर पर दिखाई दिए हैं और 3 गोलियां लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है। और पुलिस की जो थ्योरी उस समय सामने आई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि गाड़ी लेकर एसटीएफ की टीम जब आगे बढ़ी और टोल नाका पार करने के बाद जब गाड़ी स्लिप हुई और बाईं तरफ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसी समय विकास भी भागा था और शायद उसी समय के तमाम सारे जख्म उसके शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं और 3 गोलियां लगने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन की है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म के निशान हैं और विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच चल रही है। ऐसे में आज इस मामले पर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने के लिए यह सुनवाई होनी है। विकास दुबे मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार की तरफ से चल रही जांच महज दिखावा है। याचिका में यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त न्यायिक आयोग को भी अवैध बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि यूपी पुलिस अपने 8 लोगों के मारे जाने के बाद बदला लेने पर उतारू थी। उसने विकास दुबे के गिरोह को निपटाने के लिए गैंग वॉर में शामिल प्रतिद्वंदी गैंग के जैसा बर्ताव किया। तो गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया है सुनवाई के लिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनकाउंटर की जांच की मांग होगी। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राजस्थान की सियासत और पेचीदा होती जा रही है। बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं बागी विधायकों की तलाश कर रही एसओजी के फिलहाल हाथ खाली है। हरियाणा गई एसओजी टीम फिर लौट आई है। वहीं राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपने के बाद अटकलें हैं कि जल्द ही गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने। पायलट गुट का क्या होगा, अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उसी दौरान हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। कहां है सभी बागी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। एसओजी की टीम कल गई थी, लेकिन होटल के प्रबंधन ने उन्हें घुसने नहीं दिया और ये हवाला दिया कि आज रात हो गई है, सुबह के समय आप आइएगा। और वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी पहले से ही लगी हुई है बागी विधायकों के लिए। और फ्लोर टेस्ट आखिर कब होगा, ये भी एक सवाल है। अब से बस कुछ ही देर बाद कांग्रेस के बागी विधायकों की किस्मत पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश चंद्र की बेंच करेगी। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस सुनवाई को आज ही तक के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की शाम तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। तो स्पीकर का जो नोटिस था बागी विधायकों को, उसके खिलाफ है ये याचिका जो कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें आज सुनवाई भी होने वाली है। आज तक के लिए समय दिया गया था और यह भी कहा गया था कि इस बीच जब तक कि सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला कोर्ट नहीं दे देता, तब तक कोई फैसला ना किया जाए,
कोई कार्रवाई ना की जाए, उसको होल्ड पर रखवा दिया गया था। तो बस अभी थोड़ी देर में बागी विधायकों की किस्मत में आखिर क्या होगा? क्या पायलट गुट की जीत होगी या फिर अशोक गहलोत जीतकर सामने आएंगे? आज हाईकोर्ट की सुनवाई में यह तय होना है और बागी विधायकों की राहत होगी या नहीं होगी, इसमें भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद सामने आ जाएगा। और हमारे साथ हाईकोर्ट की खबर पर वहीं से मौजूद है केजे श्रीवत्सन और साथ ही कुंदन सिंह भी नजर बनाए हुए हैं। ये इन दोनों का ही हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक बार फिर से राजस्थान की एसओजी टीम कांग्रेस के बागी विधायकों से पूछताछ करने पहुंची थी, जिसे बाहर ही रोक लिया गया और रात का हवाला देकर एसओजी टीम को होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया। टीम को होटल के बाहर से लौटा दिया गया। एसओजी टीम 3 गाड़ियों में होटल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एसओजी टीम की गाड़ियां होटल के गेट पर करीब 15 मिनट तक खड़ी रहीं और फिर वहां से वापस चली गईं। तो कल रात पहुंची थी एसओजी की टीम, लेकिन होटल के प्रबंधन ने यह कहा कि रात हो रही है, आप कल आइएगा, कल सुबह आ सकते हैं। और आज सुबह अब सुरक्षा भी वहां पर सख्त कर दी गई है, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस होटल के बाहर भी 3 लेयर की सिक्योरिटी पहले से ही लगाई गई है। और थोड़ी देर बाद पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन। श्रीवत्सन, आखिर कितनी देर में ये सुनवाई होने वाली है और ये जो याचिका दायर की है, इससे कितनी राहत की उम्मीद सचिन पायलट के गुट को है? साक्षी, देखिए अब से चंद मिनट बाद, या कहें कि 10 बजे का वक्त है, तो 10:05 शुरू हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के जो वकील है उन्हें लंदन से वीडियो कॉल पर इस पर जुड़ना है। वे अभी हरीश साल्वे लंदन में है, मुकुल रोहतगी ऑलरेडी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और पायलट की जहां तक बात है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की नजर इस फैसले पर है, क्योंकि यदि पायलट के पक्ष में यह फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी ताकत बढ़ेगी और उनके विधायकों को एक बड़ी राहत होगी। दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने से वे बच जाएंगे। शायद उनके राजनीतिक कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ा यह फैसला होगा। लेकिन यदि सचिन पायलट के खिलाफ यह फैसला आता है तो इतना तो तय है कि सचिन पायलट को और उनके जो समर्थक 18 विधायक हैं उनकी सदस्यता जा सकती है। जानकारों की माने तो साक्षी जी, ये फैसला जो आएगा विधायिका और यदि न्यायपालिका दोनों के बीच में टकराव ना हो, इस तरह का ये फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही पावरफुल संस्थाएं, अपने अपने अधिकार है दोनों के पास। चूंकि संविधान से जुड़े एक अनुच्छेद को संशोधित करने की मांग की गई है, दल बदल कानून को ही चुनौती दी गई है, तो ऐसे में जो भी फैसला आएगा उस पर सबकी निगाहें रहेगी कि किस तरह से फैसला आता है, क्योंकि स्पीकर नहीं चाहेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप करे। उन्होंने नोटिस जारी किया है तो उसका जवाब भी लेने का उन्हें अधिकार है। तो इस तरह जी श्रीवत्सन, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल नजर बनाए रखें आप। शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। वहीं मानेसर का जो होटल है, जहां पर कल एसओजी की टीम पहुंची थी लेकिन उसको वापस भेज दिया गया था, वहां मौजूद है कुंदन सिंह। और कुंदन से मैं जानना चाहती, कुंदन, एसओजी की टीम को होटल के प्रबंधन ने यह कहा कि अभी रात हो रही है, आप कल आइएगा, तो अब आज सुबह आने का कुछ प्लान एसओजी की टीम का? ये माना जा रहा है कि कल रात में मनाही के बाद आज सुबह एक बार फिर एसओजी की विकास शर्मा की नेतृत्व वाली टीम आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साक्षी, वो जगह दूसरी होटल है, आईटीसी ग्रांड भारत में, जहां अमूमन अपनी तस्वीरों में देखा होगा। और उस दिन देर शाम तक जो पूरा नाटक आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, जो सिविल में पुलिसकर्मी हैं और कुछ होटल में जो उनके व्यवस्थापक बीजेपी के सांसदों के इशारे पे जो लोग काम कर रहे थे वो खड़े थे। आज वो होटल दूसरा आ गया है और वहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर की जगह एक दूसरी होटल से बेस्ट कंट्री क्लब रिजॉर्ट कहा जा रहा है। वहां देर रात तक जब पुलिस पहुंची थी तो प्रशासन ने कहा था कि
प्राइवेसी का मामला है। कोई भी हमारे गेस्ट अगर ठहरे हैं तो हम उनको गेस्ट को उठाने और पूछताछ करने की इजाजत आपको नहीं दे सकते। और आप सुबह आइए, और शायद यही वजह है कि इस तरह के जो राजनीतिक सियासी खेल होते हैं वो उन जगहों पे होते हैं जहां दूसरे सरकार की राज्य सरकारें कुछ खेल न कर सके। और शायद इसीलिए हाल के कुछ सालों में हरियाणा सबसे मुफीद जगह हो गया, मामला कर्नाटक का हो, मामला राजस्थान का हो, मामला मध्य प्रदेश का हो। और इसी वजह से एक बार फिर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर जब होटल प्रशासन के पास आएंगे तो, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि उस दिन भी यही हुआ था कि इतने बड़े कैंपस में उन लोगों ने एसओजी की टीम ने घुमा की, पूछताछ की, और बहुत हद तक संभव है कि जो भंवरलाल शर्मा है वो किसी और के गेस्ट के नाम पे हो, किसी और नाम से हो, या पूछताछ करने की नौबत ना आ पाए तो दिखावा एक तरह से हो और एसओजी की टीम ये दिखते हुए दिखे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस मामले में हम जांच कर रहे हैं। और इस मामले में जांच करने के लिए हम जहां जहां हमें टिप्स मिल रहा हम वहां जा रहे हैं। क्योंकि अगर आना होता तो उसी दिन इस होटल्स में भी आ चुके, मीडिया रिपोर्ट से भी बता रही थी कि जगह जगह लगातार लोग बदल रहे हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज साथ में चल रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कल शरद पवार ने कहा था कि कुछ लोगों के लिए मंदिर निर्माण का मुद्दा कोरोना से ज्यादा अहम है, जिसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राम मंदिर श्रद्धा का मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पवार राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात पर ध्यान दें। भाष्य करने की आवश्यकता नहीं, अपने राज्य को देखे। यहाँ पे मंत्रियों को नई गाड़ी देने से कोरोना हटने वाला है, किसानों को कर्ज मुक्ति नहीं देने से कोरोना हटने वाला है, 20 रुपए का मास्क महाराष्ट्र में 200 रुपए से खरीदने से कोरोना हटने वाला है, क्वारंटाइन सेंटर में मच्छर और मक्खी गिरी हुई खाना देने से कोरोना हटने वाला है। क्या बताते हैं, ये सब दुनिया जानती है कि मंदिर बनाने से कोरोना नहीं हटेगा। मगर ये घटिया राजनीति अब तो भी मुझे लगता है कि सब नेताओं ने छोड़ना चाहिए। कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण चालणार नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल, आणि त्या भावनेनं कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती नाही। पण आमच्या दृष्टीला मला कोरोना संकट होत असं वाटतं, आणि कोरोनाच्या मग जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्याचा सवन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो, छोट्या मोठ्या व्यवसायांच्यावर परिणाम होतो, त्याची आम्हाला चिंता आहे। आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने त्या गोष्टीत अधिक लक्ष घालावं असा आमचा आग्रह आहे। आणि म्हणून दिल्लीमध्ये येत्या आठवड्यात जाऊन या ठिकाणी खासदार उस्मानाबादचे आहेत। और चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लगातार अपने वीडियोस जारी कर रहे हैं राहुल गांधी, और इसमें दूसरा वीडियो भी राहुल गांधी का अब आ चुका है जिसमें पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा चीन को लेकर पीएम मोदी जो है वो एक तरह से दबाव में आ गए हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। Not simply a border issue, it is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say, absolutely not, I'm the Prime Minister of India, I do not care about my image, I'm going to take you on? Or will he succumb to them? और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से कि चीन के सामने अपनी 56 इंच की छवि को बचाकर नहीं रख पा रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे इस बात का डर है कि वो एक तरह से दबाव में आ गए हैं चीन के।
देखिए, कल कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज राहुल गांधी ने फिर से एक वीडियो जारी करके चीन के ऊपर अपनी बात रखी। और इसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि कल भी ये बात कही गई थी, आज भी राहुल गांधी के द्वारा ये बात कही गई कि सरकार बार बार ये कह रही है कि भारतीय सीमा से चीन के सैनिक वापस जा चुके हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि अभी भी भारतीय सीमा में चीन के सैनिक हैं जो कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, कुछ निर्माण का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि जिस सैटेलाइट इमेज के दम पे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, उसके बारे में सरकार को साफ करना चाहिए कि वाकई क्या चीन के सैनिक हमारी सीमा में अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारे इलाके हैं जिसके बारे में उनका ये कहना है कि चीन की सेना के मौजूद रहने के बाद भी प्रधानमंत्री इस मोड में क्यों हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सीमा में कोई बिल्कुल, तो अभी जल्द इस पर शायद पलटवार भी बीजेपी की तरफ से आ ही जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।